हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 1 पॉलिटिकल थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिज्म? एलैबोरेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कंजर्वेटिज्म का मतलब समझाना है। हमें बताना है कि ये आइडियोलॉजी क्या कहती है, इसके मेन फीचर्स क्या है और कौन से थिंकर्स इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल सोच है जो ट्रेडिशन, स्टेबिलिटी और पस्ट के कंटिन्यूटी पर जोर देती है। यह रैपिड या रेवोल्यूशनरी चेंजेस के खिलाफ होती है और कहती है कि रिफॉर्म्स धीरे धीरे करने चाहिए। एडमंड बुर्के को मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का फाउंडिंग थिंकर माना जाता है। इस आंसर में हम कंजर्वेटिज्म का मीनिंग, फीचर्स, थिंकर्स और इंपॉर्टेंस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ओरिजिन्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म शब्द लैटिन के कंजर्वारे से आया है जिसका मतलब है प्रिजर्व करना। यह 18वीं सेंचुरी के एंड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिएक्शन के रूप में उभरा। रेवोल्यूशन ने मोनार्की और ट्रेडिशंस को तोड़ दिया, जिससे कंजर्वेटिव थिंकर्स परेशान हुए। एडमंड बर्क ने अपने फेमस वर्क रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में कहा कि ट्रेडिशंस को अचानक तोड़ना सोसाइटी के लिए डेंजरस है। इसलिए कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी बनी जो मोनार्की, रिलीजन और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स को प्रोटेक्ट करती है। 2. कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। ट्रेडिशन और कंटिन्यूटी। पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशन सोसाइटी को विजडम देते हैं, इन्हें प्रिजर्व करना जरूरी है। रैडिकल चेंज के खिलाफ। सुद्दीन और रेवोल्यूशनरी बदलाव को कंजर्वेटिव्स हार्मफुल मानते हैं। चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए। अथॉरिटी और ऑर्डर। लॉ, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली और चर्च सोसाइटी के लिए जरूरी है। प्रैग्मेटिज्म। आइडियोलॉजी के रिजिड रूल्स के बजाय कंजर्वेटिव्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं। हायरार्की और इनइक्वालिटी। सोसाइटी में कुछ नेचुरल इनइक्वालिटीज होती हैं जो स्टेबिलिटी के लिए नॉर्मल मानी जाती है। 3. कंजर्वेटिज्म इन पॉलिटिकल थॉट। एडमंड बर्क। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को क्रिटिसाइज किया और ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया। माइकल ओकशॉट। पॉलिटिक्स को एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी बताया जो ग्रैंड थियरीज पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न कंजर्वेटिव्स। आज के जमाने में ये फैमिली, कल्चर और मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी फ्री मार्केट पॉलिसीज और ट्रेडिशंस दोनों को प्रमोट करती है। यूएसए में कंजर्वेटिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल लिबर्टी और मोरल वैल्यूज को हाईलाइट करता है। 4. वैरायटीज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म रिलीजन, मोनार्की और सोशल इंस्टीट्यूशंस को इंपॉर्टेंस देता है। लिबरल कंजर्वेटिज्म डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ऑर्डर और मोरालिटी पर जोर देता है। नियो कंजर्वेटिज्म मेनली यूएसए में उभरा, जो फ्री मार्केट, नेशनलिज्म और मिलिट्री पावर को कंबाइन करता है। सोशल कंजर्वेटिज्म फैमिली वैल्यूज, कल्चर और रिलीजन को डिफेंड करता है। 5. रेलेवेंस और क्रिटिसिज्म। रेलेवेंस। ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल इरोजन के टाइम में कंजर्वेटिज्म उन लोगों को अपील करता है जो अपनी आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस को बचाना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रोग्रेस के रास्ते में रुकावट है और इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। कंक्लूजन। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है। यह रैपिड चेंज के खिलाफ है लेकिन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करती है। एडमंड बुर्के जैसे थिंकर्स ने इस आइडियोलॉजी को स्ट्रांग बनाया। चाहे इसकी क्रिटिसिज्म हो कि ये प्रिविलेज को डिफेंड करती है, फिर भी ये दुनिया भर में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सोच बनी हुई है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Enumerate and describe the basic characteristics of fundamentalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फंडामेंटलिज्म का मतलब समझाकर उसके बेसिक फीचर्स बताने हैं। मतलब ये बताना है कि फंडामेंटलिज्म क्या है, क्यों होता है और उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन।
फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है पुराने और ट्रेडिशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना, खासकर रिलीजन और पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें सेक्रेड टेक्स्ट को बिल्कुल लिटरल मतलब में माना जाता है और मॉडर्नाइजेशन या सेक्युलर आइडियाज को रिजेक्ट किया जाता है। ये टर्म पहले 20वीं सेंचुरी के अमेरिका में क्रिश्चियन ग्रुप्स के लिए उस हुई थी, लेकिन आज इसका उस अलग अलग रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज के लिए होता है। पॉलिटिकल थियरी में इसे सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन माना जाता है। मेन बॉडी 1. मीनिंग एंड ओरिजिन्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। सबसे पहले ये टर्म क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स के लिए उस हुई जो बाइबल के फंडामेंटल्स पर वापस जाना चाहते थे। बाद में इसका उस मूवमेंट के लिए हुआ जो अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करता है। फंडामेंटलिज्म ज्यादातर तब उभार कर आता है जब कोई सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या सेक्युलराइजेशन के प्रेशर में होती है। एग्जाम्पल, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जैसे तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड वेस्टर्नाइजेशन के रिएक्शन के रूप में उभरे। 2. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। सेक्रेड टेक्स्ट्स का लिटरल इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटलिस्ट्स अपने होली बुक्स को एब्सोल्यूट और एरर फ्री मानते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन को वो रिजेक्ट कर देते हैं। मॉडर्निटी और सेकुलरिज्म का ऑपोजिशन। फंडामेंटलिज्म मॉडर्न साइंस, कल्चर और सेक्युलर वैल्यूज को अपने लिए खतरा मानता है। डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म को भी रिजेक्ट करता है। एक्सक्लूसिविटी और एब्सोल्यूटिज्म। फंडामेंटलिस्ट्स मानते हैं कि उनका रास्ता ही सही है। दूसरे फेथ्स या आइडियोलॉजीज को अक्सर एनिमी या हेरेटिकल मानते हैं। रिवाइवलिज्म और रिएक्शनरी अप्रोच। ये पुरानी ट्रेडिशंस को रिवाइव करना चाहते हैं। ग्लोबलाइजेशन और मटेरियलिज्म के अगेंस्ट काउंटर मूवमेंट बन जाते हैं। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। फंडामेंटलिस्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग लीडर्स पर डिपेंड करते हैं जो अपने आप को गॉड या ट्रेडिशन का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। डिसिप्लिन और ओबीडियंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिटेंसी और इंटॉलरेंस। अक्सर डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते। कुछ केसेस में वायलेंस तक जस्टिफाई कर देते हैं। 3. फंडामेंटलिज्म इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हर रिलीजन में देखने को मिलता है। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, etc. एग्जाम्पल, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अपोज करता है। एग्जाम्पल, हिंदू फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स हिंदू ट्रेडिशंस को रिवाइव करना चाहते हैं। पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स जो अपने डॉक्ट्रिन्स को रिजिडली फॉलो करते हैं, उन्हें भी फंडामेंटलिस्ट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, फैशिज्म ने एक्सट्रीम नेशनलिज्म के नाम पर ऑथोरिटेरियनिज्म जस्टिफाई किया। सोशियो कल्चरल फंडामेंटलिज्म कल्चरल प्योरिटी को प्रोटेक्ट करने और मल्टीकल्चरल इन्फ्लुएंसेस को अपोज करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज और ड्रेस के इश्यूज इसके एग्जाम्पल्स हैं। 4. इम्प्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटलिज्म। पॉजिटिव साइड, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का सेंस देता है। ट्रेडिशंस और मोरल वैल्यूज को प्रिजर्व करता है। नेगेटिव साइड, इंटॉलरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। मॉडर्नाइजेशन और डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावट बनता है। एक्सट्रीम केसेस में टेररिज्म और सोशल डिवाइड बढ़ता है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि फंडामेंटलिज्म एक रिजिड बिलीफ सिस्टम है जो ट्रेडिशन को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करता है और चेंज को रिजेक्ट करता है। ये लोग लिटरलिज्म, एक्सक्लूसिविटी और इंटॉलरेंस में विश्वास रखते हैं। जहां ये आइडेंटिटी देता है, वहीं ये डेमोक्रेसी और पीस के लिए चैलेंज भी बन जाता है। इसलिए इसे समझना रिलीजियस के साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल एंगल से भी जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write a note on nationalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझना है। हमें उसका मीनिंग, फीचर्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। साथ ही नेशनलिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म पॉलिटिकल थियरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपने देश के प्रति एक स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी, जो अक्सर शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और एस्पिरेशंस पर बेस्ड होती है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में नेशनलिज्म ने दुनिया के हर रीजन में स्टेट्स और मूवमेंट्स को शेप किया है। अर्नेस्ट रेनन, बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे थिंकर्स ने इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, फॉर्म्स, डेवलपमेंट और इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो नेशन के इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखती है।
ये आइडिया देता है कि जो लोग एक कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी शेयर करते हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाना चाहिए। नेशनलिज्म के कुछ मेन फीचर्स हैं: कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल सॉवरेंटी और सेल्फ रूल की डिमांड, नेशन के प्रति इमोशनल अटैचमेंट। एग्जाम्पल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मॉडर्न नेशनलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, जहां नेशन को सॉवरेंटी का सेंटर बनाया गया। 2. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। अर्ली फेज। मेडिवल यूरोप में लोग ज्यादातर किंग्स या रिलीजन के साथ लॉयल द नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी वीक था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 ने मॉडर्न स्टेट्स की फाउंडेशन रखी। मॉडर्न नेशनलिज्म। फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने दिखाया कि सॉवरेंटी लोगों के पास होती है। ये नेशनलिज्म मोनार्की और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एक फोर्स बन गया। एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म। एशिया और अफ्रीका में नेशनलिज्म एक वेपन बना कॉलोनियल रूल के खिलाफ। भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट गांधी और नेहरू के लीडरशिप में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी। कंटेम्पररी नेशनलिज्म। 20 to 21st सेंचुरी में नेशनलिज्म ने अलग अलग फॉर्म्स लिए, कहीं डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव, तो कहीं अग्रेसिव और एक्सक्लूजनरी। 3. टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म। सिविक नेशनलिज्म, सिटीजनशिप और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड, यूएसए, फ्रांस। एथनिक नेशनलिज्म, कॉमन एंसेस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज पर बेस्ड, जर्मनी 19th सेंचुरी। कल्चरल नेशनलिज्म, ट्रेडिशंस और कल्चर को प्रिजर्व करने पर फोकस। रिलीजियस नेशनलिज्म, रिलीजन को नेशनहुड के बेस के रूप में उस करना, पाकिस्तान का क्रिएशन। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसीज को नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोटेक्ट करना। हर फॉर्म अलग तरीके से बताता है कि लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कैसे इमेजिन करते हैं। 4. रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। यूनिटी और नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है। कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेजिटिमेसी देता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अग्रेसिव नेशनलिज्म से एक्सक्लूजन और जेनेफोबिया बढ़ सकती है, नाजी जर्मनी। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेटिज्म को जन्म देता है, बाल्कन वॉर्स, कश्मीर इशू। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नैरो नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रमोट करता है। इस तरह नेशनलिज्म एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जो सोसाइटी को यूनाइट भी कर सकता है और डिवाइड भी। कंक्लूजन। नेशनलिज्म ने दुनिया की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में बहुत पावरफुल रोल प्ले किया है। ये लोगों को एक आइडेंटिटी के अंडर यूनाइट करता है और सॉवरेंटी को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम फॉर्म लेता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस भी क्रिएट करता है। इंक्लूसिव और बैलेंस्ड नेशनलिज्म ही यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Delineate multiculturalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाना है, उसका मीनिंग, प्रिंसिपल्स और यूज मॉडर्न सोसाइटीज में कैसे अप्लाई किया जाता है। हमें इसके फीचर्स, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, चैलेंजेस और सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी है जो सोसाइटीज के कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करती है। यह आइडिया कहता है कि अलग अलग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स एक ही नेशन स्टेट में अपनी आइडेंटिटी के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के वजह से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चार्ल्स टेलर, विल किमलिकर और भीखू पारेख जैसे थिंकर्स ने इस थियरी को डेवलप किया। इस आंसर में हम इसका मीनिंग, फीचर्स, थियरीज और चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है एक ऐसी फ्रेमवर्क जहां अलग कल्चरल ग्रुप्स को इक्वल रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलता है। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं, बल्कि डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन है। एग्जाम्पल, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियल मल्टीकल्चरल पॉलिसीज बनाई जहां इमिग्रेंट्स अपनी आइडेंटिटी के साथ सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, असिमिलेशन के ऑपोजिट, मल्टीकल्चरलिज्म माइनॉरिटी ग्रुप्स को अपनी आइडेंटिटी लूज किए बिना कोएग्जिस्ट करने देता है। 2. थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। विल किमलिकर कहते हैं कि माइनॉरिटी कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स जरूरी है। कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। चार्ल्स टेलर कहते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी की रिकॉग्निशन इंसान की डिग्निटी के लिए एसेंशियल है। क्रिटिकल थियरीज।
यह पावर इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करती है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की डिमांड करती है। एग्जाम्पल, टेलर का पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन बताता है कि अगर एक कल्चर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए तो उस कम्युनिटी में एलियनेशन और इनजस्टिस होता है। 3. फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। सब कल्चर्स को वैल्यूएबल माना जाता है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हर ग्रुप के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इंटीग्रेशन नॉट असिमिलेशन, पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाता है बिना आइडेंटिटी लूज किए। लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स, लैंग्वेज राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल प्रैक्टिसेस की प्रोटेक्शन। डायलॉग एंड प्लूरलिज्म, इंटर कम्युनिटी समझ और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रमोट किया जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है। कनाडा का मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट 1988। 4. Challenges and criticisms of multiculturalism. Fragmentation of society. क्रिटिक्स कहते हैं कि ये गेटोइजेशन और नेशनल आइडेंटिटी को वीक कर सकता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का राइज, ग्रुप आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस यूनिवर्सल सिटीजनशिप को ओवरशैडो कर देता है। सिक्योरिटी और रेडिकलिज्म इश्यूज, यूरोप में इमिग्रेशन और एक्सट्रीमिज्म डिबेट्स इसके लिमिट्स को क्वेश्चन करती है। इंटीग्रेशन वर्सेस आइसोलेशन, कभी कभी मल्टीकल्चरल पॉलिसी सोसाइटी को और डिवाइड कर देती है। एग्जाम्पल, फ्रांस का असिमिलेशनिस्ट मॉडल इमिग्रेंट कम्युनिटीज के साथ टेंशन क्रिएट करता है, जबकि ब्रिटेन के पॉलिसीज को पैरेलल सोसाइटीज क्रिएट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। 5. सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल थियरी एंड प्रैक्टिस। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज में डाइवर्सिटी मैनेज करने का इफेक्टिव तरीका है। माइनॉरिटी राइट्स और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करता है। प्लूरल सोसाइटीज जैसे इंडिया में पीस बिल्डिंग और हार्मनी बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, मल्टीकल्चरलिज्म आज के डाइवर्स वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल नेसेसिटी के साथ साथ मोरल प्रिंसिपल भी है। यह इक्वालिटी, इंक्लूजन और रिस्पेक्ट प्रमोट करता है, लेकिन यूनिटी और डाइवर्सिटी को बैलेंस करना इसकी सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर इसे केयरफुली इंप्लीमेंट किया जाए तो ये डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी को स्ट्रांग बना सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write a note on fascism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फैशिज्म को समझना है, इसका ओरिजिन, मेन फीचर्स, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। हमें बताना होगा कैसे फैशिज्म यूरोप में उठा, उसके कॉ प्रिंसिपल्स क्या थे जैसे ऑथोरिटेरियन रूल, नेशनलिज्म, एंटी डेमोक्रेसी और उसका असर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या हुआ। आंसर, इंट्रोडक्शन। फैशिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप में उठी, खासकर इटली में मुसोलिनी के अंडर और जर्मनी में हिटलर के अंडर। इसकी खासियत थी एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन लीडर और स्टेट को सबसे ऊपर रखना। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को फैशिज्म ने रिजेक्ट किया। इस आंसर में हम फैशिज्म के ओरिजिन, उसके मेन फीचर्स और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल अनरेस्ट था। इटली में मुसोलिनी ने 1919 में फैशिस्ट पार्टी बनाई और देश को डिसिप्लिन और नेशनल प्राइड देने का वादा किया। जर्मनी में हिटलर ने नाजी पार्टी के थ्रू फैशिस्ट आइडियाज अडॉप्ट किए, जिसमें रेशियल सुपीरियोरिटी सेंट्रल पॉइंट था। फैशिज्म की पॉपुलैरिटी इस वजह से बढ़ी क्योंकि लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर और ऑर्डर चाहते थे केओस के समय। 2. कॉ आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फैशिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, देश को सबसे ऊपर रखना और इंडिविजुअल को स्टेट के लिए सैक्रिफाइस करना। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडर जिसमें नेशन की विल समाई हो। एंटी डेमोक्रेटिक नेचर, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को वीक माना गया। मिलिटरिज्म और वायलेंस, वॉर और वायलेंस को नेशन की स्ट्रेंथ के लिए ग्लोरीफाई किया गया। कॉर्पोरेटिज्म, इकोनॉमी को स्टेट के कंट्रोल में रखा गया और वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट्स को रेगुलेट किया गया। एंटी कम्युनिज्म और एंटी लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म को एनिमीज माना गया क्योंकि ये इक्वालिटी और इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते थे। 3. फैशिज्म इन प्रैक्टिस, इटली एंड जर्मनी। इटली अंडर मुसोलिनी 1922 to 1943 वन पार्टी स्टेट बनाया गया, ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया, प्रेस पर कंट्रोल रखा गया। कॉर्पोरेटिस्ट इकोनॉमी और मिलिट्री एक्सपेंशन पर जोर दिया गया। प्रोपेगेंडा से रोमन एम्पायर और इटालियन प्राइड को ग्लोरीफाई किया।
जर्मनी अंडर हिटलर 1933 to 1945। हिटलर ने फैशिज्म को रेशियल आइडियोलॉजी के साथ मिलाया और हॉलोकॉस्ट जैसे एट्रोसिटीज किए। ऑपोजिशन पार्टीज बैन की गई, सेंसरशिप और सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल हुआ। मिलिटरिज्म और एक्सपेंशनिज्म वर्ल्ड वॉर II की तरफ ले गए। 4. इम्पैक्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फैशिज्म। इम्पैक्ट। फैशिज्म ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ड्रास्टिकली बदल दिया, डिक्टेटरशिप और वॉर को प्रमोट किया। वर्ल्ड वॉर II उसका सबसे बड़ा रिजल्ट था। क्रिटिसिज्म। ह्यूमन राइट्स को सप्रेस किया गया और वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया। रेसिज्म और इंटॉलरेंस को बढ़ावा दिया। सस्टेनेबल गवर्नेंस फेल हो गई क्योंकि सिस्टम रिप्रेशन और वॉर पर बेस्ड था। आज भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इस आइडियोलॉजी के एलिमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन इससे एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी माना जाता है। कंक्लूजन। फैशिज्म 20वीं सेंचुरी की सबसे डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी रही। इसने स्टेट को सबसे ऊपर रखा, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को दबा दिया और वायलेंस और रेसिज्म को प्रमोट किया। जो ऑर्डर और यूनिटी का प्रॉमिस था, वो आखिर में वॉर और डेवस्टेशन में बदल गया। फैशिज्म हमें ये लेसन देता है कि ऑथोरिटेरियनिज्म और इंटॉलरेंस सोसाइटी के लिए कितने खतरनाक होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।